100 साल की सास। अरे मम्मी जी, थोड़ा उम्र के हिसाब से काम किया करो। कहीं कुछ हो गया तो लोग बोलेंगे बहू ने बूढ़ी सास का ध्यान नहीं रखा। बहू, तुम भी थोड़ा कम और धीरे बोला करो। कहीं चिल्लाते हुए कभी कुछ हो गया तो वही लोग बोलेंगे 100 साल की सास भली चंगी बैठी है और बहू बेचारी चलती बनी। वैसे मम्मी जी, दादी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। हैं? क्या ठीक बोल रही है? वो जो कुछ भी बोले वो सास है, पर तुम क्यों बोल रही हो? बहू होकर सास से जुबान लड़ाओगी क्या? ऐसा बोलते हुए निर्मला को धसका उठ जाता है। कहा था ना, मत चिल्ला मत चिल्ला। तुझे बिना सास और बहू से जुबान लड़ाए बिना शांति नहीं मिलती। अरे माँ, दादी की बात सुन लिया करो, तुम्हारे भले के लिए बोलती है ना। अरे कोई भला नहीं, इन्हें बस मुझे परेशान और शो ऑफ करने का शौक है। हाँ। चल झूठी। इस परिवार में 3 पीढ़ी की औरतें रहती है, जिनका हर समय कोई ना कोई अलग ड्रामा चलता ही रहता है, जिससे और किसी का पता नहीं, लेकिन सूरज बहुत परेशान रहता है। माँ, पियाली और दादी, आप तीनों के पास एक दूसरे को सास बहू वाले ताने देने के अलावा कुछ काम हो या नहीं, पर मेरे पास जरूर है। इसीलिए पियाली, जरा लंच ले आओ, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। इस पर पियाली सूरज को लंच देती है और वो ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद तीनों एक बार फिर अपनी बातों या कह लो कि नोक-झोंक में लग जाती हैं। इसी में दिन बीत जाता है। रात को सूरज के साथ उसके दोस्त भी खाने पर आते हैं। पियाली, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। सॉरी, अचानक प्लान बना तो बता नहीं पाया। तुम जल्दी से डिनर बना दो ना। अरे वाह रे आलसी माँ की आलसी बेटी, पहले बिना बताए दोस्तों को घर ले आओ, फिर बोलो जल्दी से डिनर बना दो। इतनी जल्दी है तो खुद बना लो। अरे माता, सब बाद में दिखा देना, अभी खाना बना दो ना प्लीज। ऐसा बोल के सूरज दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है और पियाली डिनर की टेंशन में अपनी सास के पास पहुंच जाती है, जो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। मम्मी, सूरज अचानक दोस्तों को घर ले आए हैं, क्या करूं अब? कुछ ऐसा बताओ ना जो जल्दी बन जाए और सर्व करते हुए भी अच्छा लगे। अरे रेस्टोरेंट से मंगा ले, दोबारा परेशान मत करना, सोने दे मुझे। इतने में दादी सास भी वहां आ जाती हैं। वाह, आलसी का आइडिया भी उसी की तरह बेकार है। कोरोना में बाहर से खाना मंगाएंगे। बहू, तुम सो ही जाओ, वही काम अच्छे से कर सकती हो। चल पियाली, मैं बताती हूँ क्या करना है। इस पर दादी सास पियाली के साथ मिलकर सारे मेहमानों के लिए खाना बनाती है, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सबका पेट भी भर जाता है। दादी के इस आइडिया से पियाली और सूरज बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। दादी, क्या यही खाना आपकी इस उम्र में इतना एक्टिव रहने और एंडलेस लाइफ का राज है? वैसे दादी ने आज तक राज किसी को बताया नहीं। इन्होंने ससुर जी तक को नहीं बताया, तभी तो वो ऊपर पहुंच गए और ये अभी तक यही है। तेरी सास मेरे ऊपर पहुंचने का ही इंतजार कर रही है, पर इस आलसी का ये सपना पूरा नहीं होने वाला। क्यों जी, अमर होने का वरदान लेकर आई हो क्या? अमर का पता नहीं, पर लगता है तुझसे लंबा जरूर जी लूंगी। इससे पहले कि दोनों सास बहू में कोई बहस शुरू होती, पियाली बीच में बोल पड़ती है। ठीक है, आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? हम तो चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ हमेशा रहें। पियाली की बातों पर दोनों शांत हो जाते हैं और उनकी लाइफ पहले जैसे चलने लगती है,
जहां दादी सुबह जल्दी उठकर कुछ न कुछ काम करते हुए पूरा दिन बिताती है, तो वहीं निर्मला और पियाली लेट उठने से लेकर धीरे धीरे आलस में काम करना और जब मर्जी सो जाने से अपना दिन बिताती हैं। एक दिन निर्मला की सहेली उनके घर आती है। अरे क्यों रे निर्मला, कैसे चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया, बस ये बुढ़िया ऊपर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? तुम्हें तो उनसे सीखना चाहिए, वो बहुत फुर्तीली हैं। मैं उन्हें रोज मॉर्निंग वॉक करते हुए देखती हूँ, और वहीं तुम और तुम्हारी बहू हैं जिन्होंने शायद सुबह का सूरज आज तक देखा ही नहीं होगा। सहेली की बात सुनते ही निर्मला भड़क कर चिल्लाते हुए पियाली और अपनी सास को वहां बुलाती है, जिनके साथ सूरज भी वहां आ जाता है, और ये सब देख सहेली वहां से चली जाती है। अरे सासू माँ, आपको हमसे क्या दिक्कत है? अब तो मेरी सहेलियां भी आपकी वजह से मुझे ताने देने लगी है। मम्मी जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप इग्नोर करो ना। अच्छा वैसे महारानी, वो तुम्हें भी वही सब बोल रही थी? है? मैंने क्या किया? अरे किलस क्यों रही हो? अब तो समझो और अपना लाइफस्टाइल सुधारो। ओ मोरी मैया, अब हमारा लाइफस्टाइल भी खराब हो गया क्या? आपका तो हाई फाई है ना, बस उतना ही ठीक है। तुम लोग हमेशा पूछते हो ना कि मेरी इस उम्र और अभी भी इतने एक्टिव रहने का राज क्या है, तो वो ये लाइफ स्टाइल ही है, जिसे हाई फाई नहीं पर सिंपल कहते हैं। दादी, अब कहना क्या चाहती हो? यही कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत किताबें पढ़ी हैं, जिनमें एक किताब से मुझे ये समझ में आया कि हम कितने गलत तरीके से जिंदगी जीते हैं। उसी के बाद मैंने एक अच्छे जीवन के लिए इकिगाई रूल अपनाया, जिसका मकसद तो सिर्फ अच्छा जीवन जीना था। इतना लंबा कैसे जी गई मुझे खुद अचंभा होता है। ओह, तो मतलब आप मुझे परेशान नहीं करती थी? वो तो आप करती हैं। वैसे ये इकिगाई क्या है? थोड़ी रिसर्च खुद भी कर लो आलसियों, सब मैं ही बता दूं क्या? अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती। जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो। अरे बहू, तू एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है? सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे 4 बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, वो बड़ी है ना तुझसे। माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सरिता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है,
आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ, और हाँ, मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुस्से में बोला, सरिता, क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है। तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या? मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूं भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूं ना, बस काम ही कर रही हूँ। और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता। पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं। बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या कहती है? सच्ची तो कहती है। मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा, कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है। उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता, तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी की पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें सब पता है तो हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना, शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना। आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई। सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है। अगली सुबह सब लोग मौसी जी के घर पर चले जाते हैं। वहां पर शादी का माहौल होता है। सब जगह चहल पहल होती है। बहुत सारे मेहमान आए हैं। सरिता को वहां बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी रौनक है। मैं यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो रोहन जी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि वहां रोहन की कजिन साक्षी आ गई और सरिता से बोली, आप सरिता भाभी हो ना? जितना आपके बारे में सुना था, आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ वो तो है, मेरी सुंदरता की तारीफ सब करते हैं। मेरे मायके में तो सब यही बोलते हैं कि रोहन जी की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें मैं मिली। लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रोहन भैया की कजिन हूँ। आपकी शादी पर नहीं आ पाई थी ना, इसलिए आप मुझसे मिली नहीं कभी। शांति मौसी और मीनाक्षी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहा तुमने? मेरी तारीफ? कभी नहीं। मेरे ससुराल वाले कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकते। मैं इतनी अच्छी हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास ना मुझे सुनाती रहती है। और पति भी मेरी सास की साइड लेते हैं। ना कभी बाहर ले जाते हैं, ना कहीं घुमाने। अगर घुमाने के लिए कभी बोल भी देना तो उनकी बहन बीच में आ जाती है। मैं कैसे रह रही हूँ उस घर में, ये मैं ही जानती हूँ। सरिता की ये बातें सुनकर साक्षी को बड़ी हैरानी हुई। अब वो हर किसी के सामने अपनी बढ़ाई और ससुराल वालों की बुराई करने लगी। रोहन और शांति को सरिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहे। अगले दिन जब वो अपने घर पर आए, सरिता, तुमने क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया? तुमसे बोला था ना कि चुप रहना। अजी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहे हो? तुम जहां जाती हो अपना रोना शुरू कर देती हो।
कभी किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनती, बस अपनी कहती रहती हो। तुमने सबके सामने हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। जिस घर में मेरी कदर ही नहीं, उस घर में मेरा क्या काम। अरे क्या करूंगी मैं यहाँ रहकर। जो भी आता है मुझे सुनाकर चला जाता है। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती। सीधी सादी बहू मिल गई है ना सबको, तो जो जी में आए वो करो। सरिता ने अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया और उस दिन भी उसने सबके सामने खुद को बेचारी बना ही दिया। अगले दिन मीनाक्षी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अपना नाश्ता लेने किचन में गई और पतीले में रखे गरम दूध को गिलास में डालने लगी। दूध का पतीला उसके हाथ से छूट गया और गरम गरम दूध उसके हाथ पर गिर गया। ओए माँ, हाय मेरा हाथ, माँ मेरा हाथ जल गया। मीनाक्षी की आवाज सुनकर सरिता दौड़ती हुई आई। ये क्या किया तुमने? तुम्हें नाश्ता चाहिए था तो मुझसे बोल देती, मैं क्या मना करती थी? अब पता नहीं कितने दिन की मुसीबत पाल ली तुमने। सरिता मीनाक्षी को उसके कमरे में ले गई और उसका बहुत ख्याल रखा। उसका इस तरह से ख्याल रखना शांति और रोहन को थोड़ा अजीब लगा। माँ, सरिता के दिमाग का भी कुछ पता नहीं। कल शादी में सबको इतना कुछ बोल कर आई है हमारे बारे में, और अब मीनाक्षी की कितनी अच्छी देखभाल कर रही है। ये ऐसा क्यों करती है? बेटा, तेरी बीवी की ना आदत हो गई है सबके सामने खुद को बेचारी दिखाने की, और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके सामने क्या बोली जा रही है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हमें भी अपना दिल बड़ा करके ये जैसी है इसे स्वीकार करना चाहिए।